नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल के स्टडी हब में। तो दोस्तों, हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में एक वीडियो हमने पढ़ा दिया है। ये हमारा दूसरा क्लास है। उसमें हमने क्या पढ़ाया था? पहले में सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, ये सभी संख्याएँ जो होती हैं वो हमने आपको डिटेल में बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य होती हैं कौन सी, अभाज्य कौन सी होती हैं। अब हम देखेंगे कि सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, तो इसको क्या कहते हैं। ठीक है, इसका परिभाषा क्या है। तो जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं जिसको इंग्लिश में बोला जाता है को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर। तो ये सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड आपका एक होता है। सिर्फ एक के अलावा कोई भी आपका कॉमन ना हो। जब गुणनखंड किया जाए किसी दो संख्याओं का, तो उसमें एक के अलावा कोई कॉमन ना हो, तो उसी को बोला जाता है सह अभाज्य संख्या। ठीक है, या तो इसको बोल सकते हैं कि आपका जो मासा होता है, ठीक है, महत्तम समापवर्तक जो होता है, HCF बोला जाता है इंग्लिश में, तो वो जो होता है आपका एक होता है। ठीक है, उसका मासा एक होना चाहिए या उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होना चाहिए, तो उसी को बोला जाता है सह अभाज्य संख्या। जिसका मासा एक हो या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो। ठीक है, जिसका मासा एक हो या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो। जैसे अब आपको हम एक उदाहरण के तौर पे बताते हैं, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे क्या है, 16 और 27। ठीक है, 16 और 27। आपको ये लग रहा होगा कि 16 भी तो भाज्य है और 27 भी तो भाज्य है, क्योंकि 16 भी कट सकता है 2 से और 27 3 से कट सकता है। तो इसमें ये अभाज्य कैसे हुई? ठीक है, इसमें अभाज्य कैसे हुई? तो इसका मतलब है ये को प्राइम नंबर है। ठीक है, को प्राइम नंबर, ये ध्यान दीजिएगा, ये को प्राइम नंबर है। जब हम इसका गुणनखंड करते हैं, ठीक है, हमने बताया था कि जब गुणनखंड किया जाए तो उसमें गुणनखंड में सिर्फ एक के अलावा उसका कोई भी कॉमन संख्या ना हो। तो हम 16 को जब गुणनखंड करते हैं तो 16 का गुणनखंड कितना हो जाए? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये हो गया 16 का गुणनखंड गुणे 1। ठीक है, तो ये हो गया 16 का गुणनखंड। अब हम 27 का गुणनखंड कर देते हैं। तो 27 का जब गुणनखंड करेंगे तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 गुणे 1। ठीक है, तो अब हम इसको जब गुणनखंड किए 16 का किए तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, फिर आया 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1, ये हो गया आपका 27 का गुणनखंड। इसमें से सिर्फ कॉमन क्या हो रहा है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। तो अगर हम इसका कॉमन लेते हैं, यही कॉमन हमने बताया था उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होता है एक हो। ये जो कॉमन है वो संख्या सिर्फ एक के अलावा और कोई भी संख्या से एक इसमें दोनों में सेम ना हो, तो इसी को बोला जाता है को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर। जैसे आप एक और तरीके से जान लेते हैं, एक उदाहरण देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी संख्या सह अभाज्य संख्या है? ठीक है, सह अभाज्य संख्या है। अब इसमें देखते हैं, जैसे है 156 126। ठीक, तो इसका हम निकालते हैं 156 को जब हम गुणा करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा। ठीक है, ये 2 से कटेगा, 2 गुणे, या तो इसका एक काम करते हैं LCM ले लेते हैं। तो 2 से काटते हैं तो 2 7 14 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 6 2 9 18। ठीक है, 2, अब इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 39। ठीक है,
एक नॉर्मल हो गया, अब 126 हो गया, ठीक है। 126 को हम क्या कर सकते हैं, 126 को जब हम करेंगे 2 से काट देंगे, तो ये भी 2 से कटा, ये भी 2 से कटा, ठीक है। ये भी 2 से कटा, ये भी 2 से कटा, इसका मतलब क्या हो गया कि ये नहीं है, इसका मतलब हो गया कि ये तो नहीं है सहभाज्य संख्या। अब आते हैं 23 और 92। तो आपको ये लग रहा होगा 23 तो अभाज्य संख्या है, ठीक है। 23 अभाज्य संख्या, ये किसी संख्या से कटती नहीं है, अपने से कटती है और 1 से कटती है। लेकिन जो 92 है, ठीक है, 23 को अगर हम गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा 23 गुणे 1, ठीक है। लेकिन अगर हम 92 का गुणनखंड करेंगे, ठीक है, तो 92 का गुणनखंड जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 92 का गुणनखंड करना है तो फिर आ जाता है ये कट जाएगा 4 से, 4 गुणे 23 गुणे 1, ठीक है। 1 तो इसमें कॉमन हुआ ही, लेकिन 23 भी कॉमन हुआ, ठीक है, 23 भी कॉमन हुआ, तो इसलिए ये भी नहीं हो पाया, ठीक, ये भी गलत है। अब बचा 24 और 351। तो 24 का जब हम गुणनखंड करते हैं तो क्या होता है, 2 8 त्रिक 24, तो 2 दूनाई 4 दूनाई 8 और त्रिक 24, 351 जो है, ठीक है, 351 कितने से कट जाएगा, 5 1 6 3 9, इसका मतलब ये 3 से कट गया, तो 3 यहाँ पे भी कॉमन आ गया, 3 यहाँ पे भी कॉमन आ गया, इसलिए ये भी आपका आंसर गलत हो गया। अब बचा हमारा 18 और 35, ठीक है, 18 और 35। तो 18 का जब गुणनखंड करते हैं तो कितना आता है, 6 3 18, 6 3 18 मतलब 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6 3 18। अब हम 35 का जब गुणनखंड करते हैं तो कितने से कट सकता है, यहाँ पे गुणे 1 कर देते हैं, ठीक है, और 5 गुणे 7 गुणे 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ सिर्फ 1 हुआ, 1 के अलावा और कोई कॉमन नहीं है, 1 के अलावा और कोई कॉमन नहीं है, इसलिए ये आपका सह अभाज्य संख्या कौन सी आपकी सही हो गई, 18 और 35, ये आपकी सह अभाज्य संख्याएं हुई, ठीक है। अब सह अभाज्य संख्याओं में कुछ और भी आते हैं, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। देखिए सह अभाज्य संख्याओं में एक होता है सह अभाज्य, एक होता है सापेक्षित अभाज्य, एक होता है सह अभाज्य, एक होता है सापेक्षित अभाज्य, और एक होता है जुड़वा अभाज्य। आते हैं सब सह अभाज्य में ही, लेकिन अगर अलग से पूछ लिया जाए, ठीक है, थोड़ा सा और अलग से पूछ लिया जाए, थोड़ा अंदर और डीपली जाके पूछ लिया जाए तो क्या होता है, सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं, ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिसका महत्तम समापवर्त, ठीक है, जिनका मासा 1 होता है, ठीक है, जिनका मासा 1 होता है, और आप ये भी कह सकते हैं कि जिनका, ठीक है, जो दो संख्याएं होंगी वो दोनों अभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है, जो संख्याएं दो होंगी सह अभाज्य में, तो दोनों जो संख्याएं होंगी वो अभाज्य संख्याएं होंगी। जैसे संख्या होगी 2 और 3, ठीक है, 2 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है, 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है, और क्या हो जाएगा 5 7, ठीक है, 5 7 या हो जाएगा 5 13। जो भी संख्याएं होंगी, ठीक है, सह अभाज्य में जो भी संख्याएं होंगी वो संख्याएं, जो दोनों संख्याएं आएंगी वो दोनों अभाज्य होंगी, ठीक है, किसी और से कटेंगे नहीं, एक और स्वयं से के अलावा। सापेक्षित अभाज्य में क्या होता है,
सापेक्षिक अभाज्य में होता है कि जिनका गुणनखंड, ठीक है, जिनका गुणनखंड सिर्फ एक हो, ठीक है, जिनका गुणनखंड सिर्फ उभयनिष्ठ गुणनखंड, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ आप लगा लीजिएगा, जिनका उभयनिष्ठ, जिसका मतलब कि कॉमन जो है सिर्फ एक हो। जैसे अभी आपने आपको बताया 16 और 27, 16 और 27। 16 में क्या था कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1, यहाँ पे था 27 में 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1, ठीक है। ये दोनों संख्याएं जो हैं भाज्य नहीं है, ठीक है, अभाज्य संख्याएं ये नहीं है, लेकिन सह अभाज्य हैं, क्योंकि इनका कॉमन जो है वो सिर्फ एक है, ठीक है, इनका जो कॉमन है वो एक है। अब हम आते हैं जुड़वा अभाज्य में। जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जुड़वा अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो संख्याएं जिन संख्याओं के बीच, ठीक है, जिन संख्याओं के बीच सिर्फ 2 का अंतर होता है। अंतर हो और दोनों संख्या अभाज्य संख्या हो। ठीक है, जुड़वा अभाज्य में जिन संख्याओं के बीच सिर्फ 2 का अंतर हो और दोनों संख्याएं जो हैं वो अभाज्य संख्या हो। जैसे हम लेते हैं 2 तो नहीं होगा, 3 और 5, ठीक है, 3 और 5 के बीच में सिर्फ 2 का अंतर है, और आ जाएगा 5 7, ठीक है, इसके बीच में भी 2 का अंतर है। फिर आपका आता है 11 और 13, ठीक है, इनके बीच का भी 2 का अंतर है। फिर आपका आता है कितना, 17 और 19, ठीक है, ये इनके बीच का भी अंतर जो है आपका 2 का है। तो ये संख्याएं, ठीक है, अब आप जान गए होंगे कि सह अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। ये सह अभाज्य में लोगों को कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा ही होता है, ठीक है, इसलिए हमने आपको डिटेल में पूरा बताया कि सह अभाज्य में क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहले अभाज्य संख्या वो संख्या है जो सिर्फ स्वयं और एक के अलावा किसी और से ना कटे, ठीक है। इसके बाद आता है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्याओं में 3 टाइप के सहअभाज्य हैं। एक सहअभाज्य डायरेक्ट है, फिर दूसरा है सापेक्षिक अभाज्य, इसके बाद आता है जुड़वा अभाज्य। सहअभाज्य में क्या है कि जो 2 संख्याएं हों, ठीक है, जो 2 संख्याएं हों वो अभाज्य हों, चाहे दूरी कुछ भी हो, जिनके बीच, जिसमें क्या है कि इसमें अंतर जो है 2 का है, लेकिन इनमें कोई दिक्कत नहीं है, अभाज्य हो बस, ठीक है, दोनों अभाज्य हो और मासा 1 हो, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, मासा जो है 1 हो तभी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो जो अभाज्य हो और मासा 1 हो वो संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फिर आता सापेक्षिक अभाज्य। सापेक्षिक अभाज्य में क्या होता है, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, ठीक है, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। क्यों कहा गया उभयनिष्ठ गुणनखंड? क्योंकि इनका गुणनखंड हो सकता है, इसलिए इनको कहा जाता है उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। तो इसमें जैसे इस दोनों का आ गया एक, सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, गुणनखंड तो हुआ लेकिन जो कॉमन संख्या आई वो 1 आई। फिर आता है जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य में जिन संख्याओं के बीच सिर्फ 2 का अंतर होता है, ठीक, 2 का अंतर होता है, वो संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, और दोनों संख्याएं जो होती हैं वो अभाज्य होती हैं। जैसे 3 और 5 के बीच 2 का अंतर, 5 7 के बीच 2 का अंतर, 11 13 के बीच 2 का अंतर, 17 और 19 के बीच 2 का अंतर। तो हमने देखा कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अब हम देखते हैं परिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। अब देखते हैं परिमेय संख्या के बारे में। अभी तक हमने जो पढ़ा वो सहअभाज्य के बारे में पढ़ा, कोप्राइम नंबर। तो परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, ठीक है, परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसको P/Q के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, जिनको P/Q या A/B, ठीक है,
पी बाई क्यू या ए बाई बी के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं, ठीक, ऐसी संख्याएं जिनको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो ये क्यू है, ठीक है, क्यू है, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जो नीचे वाली संख्या है, ये जो बी है, ठीक है, ये 0 नहीं होनी चाहिए। जो जैसे हम क्या कर सकते हैं, जैसे लिखते हैं ए बटे बी, लेकिन जो ये नीचे वाली संख्या है, ठीक है, जो ये नीचे वाली संख्या है, ये 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, जैसे परिमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं, जैसे 2, 4, 6, 1/2, 5/6। ठीक है, इस तरीके से संख्याएं जो होंगी वो परिमेय संख्याएं होंगी। जैसे दशमलव में भी आप देख लेते हैं, दशमलव में क्या होगा 2.357, या देखिए दशमलव में दो कंडीशन है, दशमलव में 2 कंडीशन है। ऐसी दशमलव के बाद जिन संख्याओं को हम गिनती कर सकें, ठीक है, दशमलव के बाद जिन संख्याओं को हम गिनती कर सकते हैं, वो संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। एक और होता है कि जब हम किसी चीज़ को जैसे मान लेते हैं 2.35, फिर 4.5 इस तरीके से, ठीक है, रिपीटेशन हो रहा हो, ठीक है, रिपीटेशन हो रहा हो किसी एक संख्या के आने, दशमलव के बाद किसी एक संख्या के आने के बाद जब रिपीटेशन होना शुरू हो जाता है, रिपीट होने शुरू हो जाते हैं संख्याएं, 2 संख्याएं, 3 संख्याएं, 4 संख्याएं, तो वो संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर, जो संख्याएं, ठीक है, जो संख्याएं परिमेय ना हो, आप ये सब बोल सकते हैं परिमेय ना हो, या तो आप ये कह सकते हैं जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रखा जा सकता। ठीक है, वे संख्याएं जो परिमेय ना हो, या जिनको, ठीक है, या जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रखा जा सकता, वे संख्याएं जो होती हैं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे क्या, कौन सी संख्या है, √2, √3, √5, इसमें भी आता है अंडर रूट। ठीक है, इसमें भी अंडर रूट आएंगे, जैसे अंडर रूट इसमें आ जाएगा √9, √4, लेकिन अगर इनको हम अंडर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो जब ऐसी संख्याएं जिसका अंडर रूट जब हम निकालते हैं, ठीक है, तो वो अंडर रूट निकालने के बाद वो एक संख्या के रूप में ना आए, ठीक है, वो संख्याएं जो एक संख्या के रूप में ना आए, जो दशमलव में आए, ठीक है, वो संख्याएं जो होती हैं जो कट नहीं सकती हैं, वो संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, और एक दशमलव में जब कोई संख्या रखी जाती है अपरिमेय में, ठीक है, दशमलव में जब मान लो कोई संख्या रखी जाती है, जैसे लिखा गया है 0.01256301267, जिसका काउंटिंग ना किया जा सके, दशमलव के बाद जो है जिसकी काउंटिंग ना की जा सके, तो वो संख्याएं जो होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, वो संख्याएं जो होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्या में एक सूत्र होता है। ठीक है, परिमेय संख्या, अगर 2 संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना हो, ठीक है, तो उसका एक सूत्र होता है, वो होता है ax + b/x + 1। ठीक है, ये होता है परिमेय संख्या निकालने के लिए। ठीक है, परिमेय संख्या निकालने के लिए अगर कहा जाए, ठीक है, अगर कहा जाए कि 3 और 5 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है, 3 और 5 के बीच जो है वो परिमेय संख्या हमें ज्ञात करना है, एक परिमेय संख्या। ठीक है, एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे हम,
सूत्र रख देंगे। ए को हम ए को 3 मानेंगे। 3 कितनी संख्या ज्ञात करनी है? 1, तो यहाँ पे 1 रख देंगे प्लस 5 बट्टे x कितना है? 1 है, 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा? 3 1 3 प्लस 5 बट्टे 2, तो 5 3 8 बट्टे 2 बराबर 4। ये आपका एक परिमेय संख्या आ गई 4। ठीक है, तो ये आपकी जो हो गई परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र है, x के दर पे जितनी संख्याएं ज्ञात करनी हो उतनी संख्याएं आपको लिखनी होगी। ठीक है, तो अब ये इस तरीके से आप इसको परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए कुछ इसमें और जान लेते हैं। जैसे क्या होता है कि अब ये हो गया परिमेय और अपरिमेय। अब हम देख लेते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो परिमेय और अपरिमेय, ठीक है, वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय के बीच सम्मिलित रूप से विद्यमान रहती हैं। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय के बीच सम्मिलित रूप से विद्यमान होती हैं, वही संख्याएं जो होती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं परिमेय संख्या में। अब इसमें क्या होता है कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, इसमें परिमेय तो आप जान ही गए कि परिमेय संख्या है वो संख्या है जिसको हमने बताया था कि जिसको a/p के फॉर्म में रखा जा सकता है या p/q के फॉर्म में रखा जा सकता है। अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं रख सकते हैं। वास्तविक संख्या हो गई। फिर आता है अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं में क्या हो गया, जैसे पूर्णांक भी हो गया, तो ये भी क्या होता है, वास्तविक संख्याएं होती हैं। पूर्णांक जो भी होती हैं ये सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। अवास्तविक संख्याएं, जो संख्याएं वास्तविक ना हो, जैसे किसी संख्या को हम अगर लिखते हैं, ठीक है, तो कोई संख्या ना हो, ठीक है, वो संख्या ना हो, संख्या हो लेकिन संख्या ना हो। ठीक है, जैसे क्या होता है, जैसे हम लिख सकते हैं √-3 √0-3। ठीक है, ये संख्याएं वास्तविक नहीं है। ठीक है, ये संख्याएं जो हैं वास्तविक नहीं है। अब हम इसको और लिख सकते हैं, जैसे 5i, ठीक है, 3i। संख्या तो है, संख्या के साथ साथ i लगा हुआ, इसका संख्या का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये संख्याएं जो हैं अवास्तविक संख्याएं होती हैं। इसमें क्या था, पहले परिमेय अपरिमेय से मिलकर बनता होता है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय के बीच सम्मिलित रूप से विद्यमान होता है जो ही वो होती हैं वास्तविक संख्याएं। फिर आता है अवास्तविक संख्याएं, वे संख्याएं जो वास्तविक ना हो, संख्याएं हों लेकिन वास्तविक संख्याएं ना हो। ठीक है, जैसे -0.3 -0.4 का √। ठीक है, ये संख्याएं जो हैं वास्तविक संख्या नहीं है। 5i 3i ये संख्याएं जो होती हैं वास्तविक संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, आपको जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।